था, आयनिक बॉन्ड में सॉल्युबिलिटी चल रहा था, है ना, स्टार्ट किया था और बताया था कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर, है ना। चलो, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी दो एनर्जी पे डिपेंड करती है। आज इसको खत्म करते हैं और फिर पोलराइजेशन पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड की, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन कब ज्यादा होगा, जब साइज छोटा होता है और चार्ज ज्यादा होता है ना। हाइड्रेशन एनर्जी आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस, है ना। और लैटिस एनर्जी बताया था आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस और आर माइनस, ठीक है, जो डिस्टेंस आता है कैटायन एंड आयन के, उस पर डिपेंड करती है। चार्ज के तो दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो अब आयनिक कंपाउंड में दो केस हो जाते हैं, ध्यान रखना। आयनिक कंपाउंड में दो केस हो जाते हैं। केस वन सॉल्युबिलिटी के लिए, बाकी तो मैंने आपको सारा बताया था, डेल्टा जी के बारे में बताया था, ठीक है। दो केस हो जाते हैं। केस वन, जब R प्लस और R माइनस का साइज लगभग बराबर होता है, ध्यान रखना, R प्लस और R माइनस का साइज लगभग बराबर होता है। तो जब R प्लस और R माइनस का साइज, रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर होगा, तो लैटिस एनर्जी महत्वपूर्ण हो जाएगी, लैटिस एनर्जी की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हम लैटिस एनर्जी से देखेंगे, है ना। जब रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, इफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सिमिलर, बराबर होगा, तो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करेगी लैटिस एनर्जी। तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब हाइड्रेशन को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब साइज बराबर होता है तो लैटिस एनर्जी से सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे। आज मैं सॉल्युबिलिटी के सारे एग्जांपल कराने वाला हूं आपको, जितने भी आयनिक कंपाउंड आगे जो भी ऑर्डर होने वाले हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, सबकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लैटिस एनर्जी कम हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी डाउन द ग्रुप। एक बार रिपीट कर दूं, मैंने ये बताया है कि अगर साइज कैटायन और एनायन का बड़ा बराबर होगा, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, सेम तो नहीं हो सकता, लगभग बराबर, ठीक है, लगभग बराबर होगा, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी लैटिस एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वो तो वैसे भी होती है, लेकिन अब हाइड्रेशन को भूल जाओगे, सॉल्युबिलिटी को लैटिस से ही डिसाइड करोगे। जो भी मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं नीचे, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड हो गए, LiOH, NaOH, KOH, RbH, CS, या दूसरा भी कोई, वैसे आयनिक कैरेक्टर से बोल सकते हो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी, BOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, सबकी सॉलिडिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। या आप ले लो Li2CO3, Na2CO3, लिखते जाओ साथ साथ, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी। ये एल्कली मेटल के कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्साइड दोनों के ही हैं, ठीक है। और सल्फेट भी इनके, सल्फेट भी Li2SO4, Na2SO4, K2 सॉरी, Rb2SO4, CS2SO4,
बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, इनकी सबकी सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। लिख लो जरा, मतलब इनमें लगभग रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन लगभग बराबर सा है, लगभग बराबर सा है। तो सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, है ना। तो ये एग्जांपल नोट करो जरा, कर लिया। चाहे कार्बोनेट, नहीं सेकंड ग्रुप का नहीं बेटा, जो मैंने लिखवाया है फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट और सल्फेट के लिए ऐसा है, कैटायन का साइज बड़ा होता है, एनायन का बड़ा होता है लगभग, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी इनकी सबकी, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गए, कार्बोनेट सल्फेट हो गए, मतलब जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है इन केस में, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। आयनिक कैरेक्टर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है इनके केस में, ऐसा भी ध्यान रख सकते हो। लिख लो जरा, नोट कर लो। अगर साइज में डिफरेंस आएगा, ध्यान रखना, अगर साइज में डिफरेंस आएगा, लिख लो, बता दो, चलो लिख लिया होगा। अगर साइज में डिफरेंस होगा कैटायन एनायन की, ये हम आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं सिर्फ। इफ देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, आर प्लस आर माइनस से बड़ा हो या आर माइनस काफी बड़ा हो आर प्लस से, इन दोनों में कोई भी केस हो, जो कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होगा। अब तुम हाइड्रेशन एनर्जी से देखोगे, अब सॉलिबिलिटी आप किससे देखोगे, हाइड्रेशन एनर्जी। लिख लो जरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जिसमें कैटायन या एनायन छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। नोट कर लो जरा। अब एक तो मैं पहले लिखवाऊंगा रेगुलर ऑर्डर जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिर थोड़े से एक्सेप्शन बताऊंगा। अब देखो जितने भी, अब देखो कौन कौन से, जैसे BeCO3 ऑर्डर लिखते जाओ, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, इनकी सबकी सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी क्योंकि एनायन काफी बड़ा हो जाता है। अब एल्कली मेटल के जो कैटायन होते हैं वो छोटे होते हैं, एनायन के हो गए काफी बड़ा। तो चाहे कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड भी, थायोसल्फेट भी, इनका सबकी सोलिबिलिटी इसी तरह से डिक्रीज होगी। लिख लो जरा सारे, बार बार लिखोगे तो याद भी होगा। BSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, नोट कर लो। ऐसे ही सल्फाइड भी ऐसे BeSO3, MgSO3, CaSO3, SrSO3, BaSO3, नोट करो, ठीक है। थायोसल्फेट भी BeS2O3, MgS2O3, CaS2O3, SrS2O3, BaS2O3, नोट करते जाओ साथ साथ, ठीक है। चाहे सल्फेट हो, सल्फाइट हो, कार्बोनेट हो, ये सेकंड ग्रुप के चल रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसी क्रोमेट भी सेम ऑर्डर, BCrO4, MgCrO4, CaCrO4, SrCrO4, BaCrO4, ठीक है। एक साथ याद हो सकते हैं आराम से, कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, सल्फाइड, सेकंड ग्रुप के, इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि कैटायन की रेडियस एनायन से बहुत कम है, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी कैटायन या एनायन बहुत बड़ा है, कैटायन या एनायन बहुत बड़ा है, तो लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई, ठीक है, और हाइड्रेशन लगातार कम होती जा रही है क्योंकि साइज जो है वो कैटायन का बढ़ता जा रहा है, लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो गई, हाइड्रेशन कम होती जा रही है, तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो जब भी कैटायन और एनायन के में डिफरेंस ज्यादा है तो ऑर्डर ये आना है, तब हम किससे देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी से देखेंगे।
हाइड्रेशन ज्यादा किसकी होगी, Be+2 की, और Ba+2 की क्या होगी, कम होगी, साइज छोटा है ना तो पानी ज्यादा चिपकेगा, ऐसे ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो जैसे क्लोरेट है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्लोरेट तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्लोरेट एल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि क्लोरेट का साइज बहुत बड़ा है तो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन क्लोरेट एल्कली मेटल के स्टेबल रहते हैं, पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उल्टा होता है इसका ना, LiClO4 ये रहेगा इसका, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ना। अब आप बोलोगे सर कैटायन भी तो बहुत बड़े होते हैं एल्कली मेटल के, पर ClO4 काफी ज्यादा बड़ा है, LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4, CsClO4 है ना, ये पर क्लोरेट है, ये पर क्लोरेट है ना ऑफ एल्कली मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल के इसलिए नहीं लिखे मैंने, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पर क्लोरेट एल्कलाइन अर्थ मेटल के एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे ही नाइट्रेट भी सेम ऑर्डर, LiNO3, KNO3, NaNO3 सॉरी, NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3। ध्यान रखना ये एल्कली मेटल के हैं, उसके बाद भी इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एल्कली के तो क्लोरेट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, एल्कलाइन के नहीं करते, क्योंकि लार्ज साइज ऑफ कैटायन स्टेबलाइज द लार्ज साइज ऑफ एनायन। क्लोरेट बहुत बड़े होते हैं, नाइट्रेट बहुत बड़े होते हैं, एल्कलाइन के एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सॉल्यूशन में रहेंगे, सॉलिड में लेके आते क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, नोट कर लो। देखो सेम नाइट्रेट में एल्कली मेटल के नाइट्रेट की भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब इसको भी हाइड्रेशन से ही देख रहे हैं, ध्यान रखना इसको भी हाइड्रेशन से देख रहे हैं, लिख लो। ऐसे ही सेम क्लोराइड ब्रोमाइड होता है इनका, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ठीक है। और हाँ आयोडाइड इनका ये लिख लेना यहाँ पर, आयोडाइड LiI, क्योंकि आयोडाइड बहुत बड़ा हो गया, NaI, KI, RbI और CSI, आयोडाइड बहुत बड़ा है तो इसके साथ भी यही होगा, ठीक है। अब इधर देखो ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड भी काफी बड़े होते हैं, एल्कली मेटल छोटे होते हैं, तो इनका भी ऑर्डर यही हो जाएगा। एल्कली मेटल के क्लोराइड का ऑर्डर यूं नहीं होगा, वो कुछ अलग है, एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिलहाल ही लिखो। अच्छा फ्लोराइड काफी पूछा जाता है, एनसीईआरटी मिलेगा, BeF2 और MgF2, CaF2, SrF2, BaF2, इसका ऑर्डर क्या होगा ध्यान रखना। देखो यहां पर बेटा R+ छोटा है, R- बड़ा है, B में B+2 बहुत छोटा होता है, उसके कंपैरिजन में F-N काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो काफी डिफरेंस है, तो BF2 ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी, और इनमें ना ध्यान रखना, इनमें R+ लगभग R- के बराबर, सुनना ध्यान से इसको, है ना, एक्सेप्शन होता है याद रखना। BF2 R- बड़ा है, R+ बहुत छोटा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर गई, BF2 ज्यादा हो गया। अब इन सब में लगभग बराबर होता है, जब इन सब में बराबर होता है तो सोलिबिलिटी का ऑर्डर बताओ जरा, इनमें रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन बराबर है, तो सोलिबिलिटी का ऑर्डर किससे देखेंगे, लैटिस एनर्जी से। तो किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी इन सब में, जल्दी बोलो, किसकी ज्यादा होगी, जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, किसकी, हाँ Ba की। तो लिख लो ऑर्डर, BaF2 उल्टा कर दो इसको, SrF2, CaF2 और MgF2, ऐसे ध्यान रह जाएगा, ठीक है। इनमें डिफरेंस ज्यादा है, R- R+ से कम है, B+2 बहुत छोटा है, यहाँ लगभग बराबर है, तो ये ऑर्डर आ गया। चलो लिख लो जरा, देखो भाई, अब ये एक्सेप्शन ध्यान रखना यार, ये याद ही रखना पड़ेगा। कौन सा एक्सेप्शन, एल्कली मेटल के क्लोराइड का, है ना, ध्यान रखो, रट्टा मारो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एल्कली मेटल के क्लोराइड का,
इसमें सबसे ज्यादा जो होता है बेटा LiCl का होता है, LiCl के बाद CaCl का हो जाता है, CaCl के बाद RbCl का होता है, फिर NaCl फिर KCl, ये ऑर्डर होता है। जरा लिखो जरा, NaCl फिर KCl, ठीक है, इसको ध्यान ही रखना किसी तरह से। बाकी में तो ऑर्डर देखो सारे समझाने की कोशिश कर ली आपको, इसका ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो एक बार। हैवी मेटल हैलाइड, अब देखो हैवी मेटल हैलाइड का थोड़ा अलग है। हैवी मेटल हैलाइड्स, हैवी मेटल हैलाइड्स की जो सोलिबिलिटी देखोगे आप, वो मोलिकुलर मास से, मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी कम होगी, ठीक है। देखो जो रीजन आपको बनाने हैं ना इसके R+R- से, R+ रेडियस कैटायन आयन में ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें R+ काफी कम है R- से, है ना, Cl- बड़ा होता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर है। अब आप देखो हैवी मेटल का, देखो हैवी मेटल के जो हैलाइड्स होंगे, हैवी मेटल हैलाइड, हैवी मेटल हैलाइड, इनकी सॉल्युबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। जैसे ये देखो AgF, AgCl, AgBr और AgI, ये हैवी मेटल हैलाइड है, ठीक है। AgF, AgCl, AgBr, AgI, इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी देखनी है आपको, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऐसे ध्यान रखना, ये ऑर्डर हो जाएगा हैवी मेटल हैलाइड में। नोट करो, कोई भी लो, चाहे PbF2, PbF2, PbCl2, PbBr2 और PbI2, ये ऑर्डर हो जाएगा, नोट कर लो, PbF2, PbCl2, PbBr2। ऐसे ही Hg हैवी मेटल हैलाइड है, HgF2, HgCl2, HgBr2 और HgI2, ये ऑर्डर हो जाएगा, नोट कर लो जरा, ठीक है। लिख लो, एज द मोलिकुलर मास ऑफ हैवी मेटल हैलाइड इंक्रीजेज, लिख लो इसको, एज द मोलिकुलर मास ऑफ हैवी मेटल हैलाइड इंक्रीजेज solubility decreases, नोट कर लो, solubility decreases। चलो भाई, ये solubility है, अब यहीं डालो। देखो मोलिकुलर मास इतना ज्यादा, ये है कोवलेंट, ये इसमें असल में ना AgF, AgCl इनका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, तो इसमें आयनिक वाला रूल नहीं लगता, हैवी मेटल हैलाइड में आयनिक वाला रूल नहीं लगता, इसलिए इसको अलग से लिखना है ना, चाहे Ag के हैलाइड हो, Hg के हो, Pb के हो, हैवी मेटल हैलाइड में यही रूल लगेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनका कोवलेंट करैक्टर बढ़ने लगता है एज कंपेयर टू आयनिक, तो आयनिक वाले रूल नहीं लगते हैं इसमें, लिख लो, आयनिक वाले रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलो इसके बाद यहीं डालो पोलराइजेशन, लिखो पोलराइजेशन, यहीं डालो पोलराइजेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलराइजेशन खत्म होगा तो समझो थर्मल स्टेबिलिटी हम सबकी इसी में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन में, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड पूरी केमिस्ट्री की इसी के अंदर पढ़नी है, पोलराइजेशन के अंदर ही, पोलराइजेशन से ही हम इसको रिलेट करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी को, ठीक है ना। पोलराइजेशन क्या होता है, द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ anion by the cation is called polarization। एनायन का डिस्टोर्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कैटायन की वजह से, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब जैसे देखो ये है, अब ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एनायन है और ये कैटायन है, ठीक है, ये कैटायन है, न्यूक्लियस तो दोनों का ही पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कैटायन के पास पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, अगर कैटायन के पास हाई पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल साइज है, तो क्या करेगा ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देगा,
पोलराइजेशन डेवलप्ड हो जाएगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अगर कैटायन के पास इतना पॉजिटिव चार्ज हुआ कि अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो टाइटली बाउंड रखे, साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच ले, तो एनायन बेटा पोलराइज हो जाता है। ऐसे लगता है कि अब शेयरिंग हो रही है। इनमें क्या हो जाता है कि ये ओवरलैप कर जाते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैप की तरह लगने लगता है। तो पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाता है। लिख लेना, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड इन आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड इन आयोनिक कंपाउंड। लिख लो जरा। अब देखो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, तो लिखना कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। जितना पोलराइजेशन ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा कब होगा, ध्यान रखना, कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन। लिखो जरा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन, पहला स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन। साथ साथ लिखते जाना, नहीं तो राइटिंग समझ नहीं आएगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फजान्स रूल है ना, गिवन बाय फजान, फजान्स रूल, इसको बोलेंगे फजान्स रूल। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, दिस इज फजान्स रूल। सेकंड, लो चार्ज, चार्ज क्या होना चाहिए, कम। सेकंड इज लो चार्ज, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन लार्ज साइज ऑफ एनायन। सेकंड इज लो चार्ज, सॉरी लो चार्ज नहीं, गलती होगी मेरे से, हाई चार्ज है ना, उल्टा हो गया ये, आयनिक कैरेक्टर का रिवर्स हो गया है ना। लिखो जरा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिस कैटायन, जिस पावर से कैटायन पोलराइज करता है एनायन को, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। लिखो जरा, हाइंड डालो, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। देखो, द पावर ऑफ कैटायन बाय विच इज द पावर या स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन it polarized to anion is called polarizing power. It called polarizing power. लिख लो, it's called polarizing power. जिस पावर से कैटायन एनायन को पोलराइज करेगा उसको बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। नोट कर लो। हाँ लक्ष्य, साइज कैटायन और एनायन पे दोनों पे ज्यादा होना चाहिए मैक्सिमम पोलराइजेशन के लिए। अब पोलराइजिंग पावर देखो, जिस पावर से कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर रहा है उसको पोलराइजिंग पावर बोलेंगे। और पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होगी, पहला पॉइंट क्या है, लिख लो, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। दूसरा, हाई चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा हो, हाई चार्ज, ठीक है। दूसरा हाई चार्ज, जैसे एग्जांपल ये है भाई, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो गया। साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। या ये Li प्लस,
B+2, B+3 और C+4। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये होगा, जितना साइज ज्यादा, सॉरी जितना चार्ज ज्यादा, C+4 चार्ज ज्यादा है, उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। जरा नोट करते जाओ साथ साथ फटाफट, जितनी जल्दी हो सके। रिपीट कर दूं बेटा, पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जब कैटायन का साइज क्या होगा? छोटा होगा या चार्ज ज्यादा हो। देखो यहां तो हमने चार्ज सिमिलर लग रहा था तुम्हें, तो साइज से देख लिया, Li+ का साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, है ना। इधर Li+, B+2, B+2, C+4, चार्ज जितना बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही बढ़ेगी। लिख लो, चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक लिखना सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसी में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिन भी कैटायन का होगा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जिसमें लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, हाँ, जिसमें लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये जनरल N-1 S2 N-1 P6, N-1 S2 N-1 P6, ये ठीक है, N-1 S2 N-1 P6। सॉरी ये तो है नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सॉरी ये तो है बेटा नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये तो होता है नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8, ये नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो भी लिख लो, N-1 S2 N-1 P6 N-1 D10, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस सेल में कैटायन के 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिखो, ये क्यों पढ़ा रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी डिफरेंस है बेटा, पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की होती है, अभी बताऊंगा उसको। लिखो, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिन कैटायन का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे एग्जांपल Pb+4 होता है, ठीक है, सारे एग्जांपल लिख लो। Tl+3 होता है, Tl+3 होता है, Sn+4 होता है, Ag+ होता है, Ag+, Au+ होता है और Cu+ भी होता है, Zn+2 भी होता है, एक्सेट्रा। ये है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले कैटायन। एक चीज लिख लेना नोट, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिख लिया, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इज मोर देन जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो जैसे Na+ और Cu+ दोनों में तुम्हें चार्ज क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, पर Cu+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। Na+ से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? Cu+ की होगी। Na+ से ज्यादा Cu+ की। रीजन क्या? Cu+ का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन है, ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। चलो अब जैसे ये है देखो, अब लिखो नेक्स्ट टर्म पोलैरिजिबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है बेटा? टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज। लिखो
टेंडेंसी ऑफ anion टू गेट पोलराइज, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, पोलराइज होने की टेंडेंसी। और पोलराइज होता कौन है? एनायन। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए जनरली यूज करेंगे? एनायन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, कैटायन भी होता होगा पर इतना नेग्लेजिबल होता होगा कि उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी किसके लिए यूज करेंगे? जनरली हम एनायन के लिए यूज करेंगे। तो आप बताओ पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होगी? लार्ज साइज होगा एनायन का, है ना, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस एन। इसमें किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी? I माइनस की ज्यादा होगी। हाई चार्ज भी बोल सकते हो, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही तो साइज ज्यादा होता है। हाई चार्ज भी बोल दो, हाई चार्ज ऑन एनायन या लार्ज साइज ऑफ एनायन। ठीक है बेटा, अगर माइनस चार्ज बढ़ रहा है चार्ज पर एनायन के, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैटायन से ज्यादा हो रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, कम प्रोटॉन रह जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पोलराइजेबिलिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? लार्ज साइज ऑफ एनायन। ठीक है, अब देखो पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा हो, पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा हो, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन की तरह नोट कर लेना, B+2 और Al+3। ऐसा लगता है जैसे Al+3 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पर Be+2 की पोलराइजिंग पावर Al+3 से ज्यादा होती है। ये नोट कर लेना फिलहाल आप, जनरली हम चार्ज देख के बता देते हैं, पर B+2 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। इसको फिलहाल अलग से लिख लेना, जैसे जल्दी में आता है, एग्जाम में आएगा तो हम Al+3 को ज्यादा लगा देते हैं। जैसे ये आता तो ये है Na+, Mg+2 और Al+3। यहाँ तो Al+3 की ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि Mg+2 इतना छोटा नहीं होगा जितना B+2 होता है। इन दोनों में B+2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, इसको नोट कर लो, Be+2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। B+2 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है यार। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है B+2 में। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ऑर्डर लिखो। B+3, B+3, Be+2, Al+3, Li+, Na+, Mg+2। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर तुम्हें बताना है, तो जल्दी बता दो। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ जरा। भाई सबसे ज्यादा तो B+3 होगा, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन होता जरूर, ये मैंने तुम्हें बता दिया। B+2, फिर क्या होगा? Al+3 होगा, फिर क्या आएगा? Mg+2 आएगा, फिर क्या आएगा? Li+, फिर क्या आएगा? Na+। नोट कर लो, करो जल्दी फटाफट। चलो एक पोलराइजिंग पावर तुम याद रखोगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना थोड़ा मुश्किल है ना। Hg+2, Hg+2, Pb+2, Cd+2, H- का ज्यादा होता है, अर्चित बता रहा है। पक्का H- का ज्यादा होगा? चलो ज्यादा ठीक है। Hg+2, Pb+2, Cd+2 और Ca+2, ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आ जाता है तो हमें क्या होता है कि एग्जैक्ट तो हम बता पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। देखो Hg+2 की पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर F में और D में आ जाते हैं, और F और D के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कम होती है। तो लिख लिया, इसको लिख लेना। देखो बेटा, इसका ना जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है काफी Hg का, इसलिए Hg के कंपाउंड मोर कोवलेंट होंगे Pb से, मोर कोवलेंट होंगे Cd+2 से, मोर कोवलेंट होंगे Ca+2 से। ठीक है, Hg+2 का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन F और D में आएंगे,
और एफ और डी के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। एफ और डी के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, लिख लो इसको, एफ और डी के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। ठीक है, एफ और डी के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। इस जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। नोट कर लो फिलहाल। ठीक है, अब देखो अगर पूछ लें कि HgCl2, CdCl2, PbCl2, PbCl2, CaCl2, MgCl2, अब बताओ इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर जल्दी बता दो। सबसे ज्यादा HgCl2 का, इसके बाद PbCl2 का, इसके बाद CdCl2 का, फिर MgCl2 का और CaCl2 का। इसमें तुमने बता दिया होगा +2+2, Mg+2 का साइज क्या होता है, छोटा होता है ना। लेकिन इनमें तो अलग ही चीज है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोट कर लो जरा फटाफट एकदम। और एग्जाम्पल बताओ, AlN MgO कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर था AlN MgO MgF2 Mg3N2, MgF2 Mg3N2। बताओ जरा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। Cl2 PbCl4, SnCl2 SnCl4, MnO Mn2O7। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया भाई? जितना कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। अब इससे रिलेटेड थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा मैं, कल स्टार्ट करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। सारा पोलराइजेशन के बेस पर थर्मल स्टेबिलिटी को खत्म करना है। ठीक है, पोलराइजेशन समझ में आया? पोलराइजेशन में क्या होता है कि पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, चलो